आज हम भारतीय रिज़र्व बैंक का अध्ययन करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। किसी भी देश की मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। भारत में भी केंद्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव काफ़ी समय पूर्व से किया जा रहा था। जब रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई उससे पहले के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। सन 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य ने केंद्रीय बैंक की स्थापना के बारे में बात की। इसके बाद हमारे देश में 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई को मिलाकर सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के कई कार्य सौंपे गए। नोट निर्गमन के अलावा, नोट निर्गमन का अधिकार उसको नहीं दिया गया, लेकिन उसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक के कई कार्य इसे सौंपे गए। उस समय मुद्रा का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता था और साख का नियंत्रण इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करने तथा बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिल्टन यंग कमीशन ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। सन 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया। फलस्वरूप हमारे देश में 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से अपना केंद्रीय बैंकिंग का कार्य शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा इतिहास कि भारत में किस प्रकार से केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। इस स्थापना के पीछे जो कारण और उद्देश्य थे वो इस प्रकार हैं। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना जो केंद्रीय बैंक के रूप में हुई, उसकी स्थापना के जो कारण हैं वो इस प्रकार से रहे। देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंध करना, रुपए के आंतरिक तथा बाहरी मूल्य में स्थिरता लाना, देश में सुव्यवस्थित तथा संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का केंद्रीकरण करना। इन प्रमुख उद्देश्यों के कारण हमारे देश में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक जब स्थापित हुआ तो उसकी पूंजी इस प्रकार से थी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी। इसकी अधिकृत तथा निर्गमित पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थे। इन 5 लाख अंशों में से 2,20,000 मूल्य के 2200 अंश भारत सरकार को आवंटित किए गए। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों की न्यूनतम अंश धारण योग्यता को पूरा करने के लिए ज़रूरी था। बैंक की शेष पूंजी का निजी अंशधारियों को आवंटन किया गया। रिजर्व बैंक का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता था, जिसमें एक गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर के अलावा संचालकों की नियुक्ति निजी अंशधारियों के द्वारा की जाती थी। लेकिन देश की मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति में बैंक के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक के विधान में व्यवस्था की गई थी कि यदि सरकार केंद्रीय संचालक मंडल की नीति से असहमत हो तो सरकार का निर्णय ही इसमें अंतिम माना जाएगा। ये रिजर्व बैंक की पूंजी और स्वामित्व के बारे में।
जब रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई तो वो निजी और सरकारी क्षेत्र को मिलाकर की गई, लेकिन रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, इसकी मांग इसकी स्थापना के बाद से ही की जाने लगी थी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद ये मांग और तीव्र हो गई। इसके फलस्वरूप फरवरी 1947 में भारतीय रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया गया और स्वतंत्रता के पश्चात सितंबर 1948 में भारतीय संसद में भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो सरकार ने बैंक के जो निजी क्षेत्र के अंश थे वो निश्चित रूप से सरकार के पास आने थे, तो उन अंशों के अंशधारियों को प्रत्येक 100 रुपये के अंश के लिए 118 रुपये 10 आने का मुआवजा दिया गया, जिसमें 18 रुपये 10 आने जो थे उनका नकद भुगतान किया गया और 100 रुपये के बदले 3% ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड दिए गए। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्व बैंक का संगठन और प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार की है। रिजर्व बैंक के संगठन को 3 भागों में बांटा गया है: केंद्रीय संचालक मंडल, स्थानीय मंडल तथा रिजर्व बैंक के कार्यालय। सबसे पहले केंद्रीय संचालक मंडल। रिजर्व बैंक के संगठन तथा प्रबंध व्यवस्था में केंद्रीय संचालक मंडल का सर्वोच्च स्थान है। यह बैंक के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल में 20 सदस्य होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। एक गवर्नर रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा की जाती है और इसकी पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है। 4 डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति होती है गवर्नर के अलावा। इनकी नियुक्ति भी 5 वर्ष के लिए होती है और इनकी भी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। 15 संचालकों की नियुक्ति होती है। संचालक मंडल के 15 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनमें 4 निर्देशक होते हैं जो स्थानीय मंडलों से मनोनीत किए जाते हैं। ये हम आगे भी बताएंगे कि 4 मंडल हैं हमारे रिजर्व बैंक के अंदर इसके संगठन में। तो उन 4 मंडलों से एक एक निर्देशक लिया जाता है। 10 अन्य निर्देशक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं तथा एक सरकारी अधिकारी जो भारत सरकार अलग से मनोनीत करती है। 10 निर्देशकों में वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र तथा सहकारिता के विशेषज्ञ होते हैं तथा जो एक सरकारी अधिकारी होता है वो भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो संचालक मंडल में संचालक की हैसियत से भी कार्य करता है। निर्देशकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। 10 निर्देशकों का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है। सरकारी कर्मचारी सरकार के द्वारा निर्धारित समय के लिए संचालक बना रह सकता है और स्थानीय मंडलों से जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो स्थानीय मंडल की सदस्यता काल से ही केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य रह सकते हैं। गवर्नर संचालक मंडल का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के निर्देशन के अधीन रिजर्व बैंक की संपूर्ण शक्ति गवर्नर में होती है। 4 डिप्टी गवर्नर बैंक के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में गवर्नर की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इनकी देखरेख में बैंक के विभिन्न विभागों का
कार्य होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं जो अपना पूरा समय बैंक के प्रशासन में लगाते हैं, और शेष संचालक अंशकालिक होते हैं तथा उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय तथा भत्ता दिया जाता है। केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है। चारों डिप्टी गवर्नर तथा मनोनीत सरकारी अधिकारी संचालक मंडल की बैठक में भाग लेते हैं तथा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मत विभाजन के समय इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। अतः केंद्रीय संचालक मंडल में 20 में से केवल 15 निर्देशकों को ही मतदान का अधिकार होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर तथा संचालक मंडल की सभा गवर्नर द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर संचालक मंडल की सभा की अध्यक्षता करता है तथा उसे उस स्थिति में मतदान देने का अधिकार होता है। मतलब जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर किसी भी एक डिप्टी गवर्नर को गवर्नर की अनुपस्थिति में कार्यवाहक गवर्नर बनाया जाता है तो उस स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होता है। ये संचालक मंडल के संबंध में जो केंद्रीय संचालक मंडल होता है, जो हमने अभी संगठन के अंदर 3 भाग देखे, उसका पहला केंद्रीय संचालक मंडल। दूसरा है स्थानीय मंडल। रिजर्व बैंक के संगठन में स्थानीय मंडल का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बैंक द्वारा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा नई दिल्ली में 4 स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है तथा ये पुनर्नियुक्त भी किए जा सकते हैं। स्थानीय मंडल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। स्थानीय मंडल केंद्रीय मंडल द्वारा सौंपे हुए कार्यों को चलाने तथा उनकी देखरेख करने का उत्तरदायी होता है। स्थानीय मंडल के सदस्य समय समय पर क्षेत्रीय तथा अन्य आर्थिक समस्याओं के संबंध में केंद्रीय मंडल को सलाह देने का कार्य करते हैं। तो ये 4 स्थानीय मंडल हो गए। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के 13 स्थानों पर कार्यालय हैं। प्रधान कार्यालय इसका मुंबई में है। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली में स्थानीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, गैंगटॉक, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, पूना, हैदराबाद, पणजी, बेंगलोर, चेन्नई, कोची तथा तिरुवनंतपुरम में रिजर्व बैंक की शाखाएं हैं। रिजर्व बैंक भारत सरकार की अनुमति से अपनी शाखाएं खोलता है। तो ये कुछ रिजर्व बैंक का संगठन जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हम आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभागों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के संगठनात्मक व प्रबंधकीय ढांचे के अंतर्गत बैंक के विभिन्न प्रशासनिक विभाग इसके संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें इस प्रकार से इसमें जो प्रशासनिक विभाग हैं वो इस प्रकार के हैं। नंबर 1 है, पहला है मुद्रा प्रबंध विभाग। इसे नोट निर्गमन विभाग भी कहते हैं और इस विभाग का मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना, नोटों की जांच करना, उनका हिसाब किताब रखना आदि है। दूसरा है इसमें बैंकिंग विभाग। यह विभाग वह समस्त कार्य करता है जो रिजर्व बैंक को बैंकों के बैंक व सरकार के बैंक के रूप में करने होते हैं। तीसरा है साख नियोजन विभाग। यह विभाग देश के वाणिज्यिक बैंकों की साख संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। चौथा है बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग। इस विभाग
द्वारा देश में बैंकों के सुव्यवस्थित परिचालन और विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके लिए यह विभाग बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों का निरीक्षण करना, उनके स्थिति विवरणों की जांच करना आदि कार्य संपन्न करता है। अगला है विनिमय नियंत्रण विभाग। यह विभाग विनिमय दर निर्धारण, विदेशी मुद्रा के लेन देन तथा भुगतान संतुलन से संबंधित कार्य करता है। अगला है विधि विभाग। यह विभाग आरबीआई को कानूनी परामर्श देने, समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों और विज्ञप्तियों को तैयार करने का कार्य करता है। अगला है कृषि साख विभाग। यह विभाग कृषि साख से संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट है औद्योगिक साख विभाग। यह विभाग राज्य वित्त निगमों को परामर्श देने तथा लघु व मध्यम उद्योगों को साख उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न करता है। नेक्स्ट है व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग। यह विभाग बैंक के व्यय तथा बजट नियंत्रण का कार्य करता है। अगला है गैर बैंकिंग कंपनी विभाग। इस विभाग का कार्य गैर बैंकिंग कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं की देखरेख व जांच करना है। इसके बाद है सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग। यह विभाग मौद्रिक व आर्थिक विषयों पर शोध करने तथा उसके निष्कर्षों को प्रकाशित करने का कार्य करता है। अगला है आर्थिक विश्लेषण तथा नीति विभाग। इस विभाग का कार्य आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करके नीति निर्धारण करना है। इसके अलावा कुछ अन्य विभाग हैं जैसे परिसर विभाग, प्रेस संपर्क विभाग, सेवी वर्गीय विभाग आदि। ये विभाग भी अपने अपने कार्य का संपादन करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख हमने विभाग देखे संगठन के बारे में और रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में आज के अध्याय में जाना है। धन्यवाद।